अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद तारिक नदीम और मेरा ताल्लुक़ गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन से है। आज हमने थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही एक अहम आर्टिकल विच इज़ कॉल्ड जॉल थॉमसन इफेक्ट, या ये जो थॉमसन है इसको लॉर्ड केल्विन के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए जॉल थॉमसन इफेक्ट कह लें या जॉल केल्विन इफेक्ट कह लें, एक ही बात है। इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट है विच इज़ द वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट विच इज़ नोन एज जॉल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट है इन्होंने 1852 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने किया क्या किया, ये कि सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज जॉल थॉमसन इफेक्ट और जॉल केल्विन इफेक्ट, कि ये है क्या। वो ये है कि व्हेन अ रियल गैस, अब पहली बात जो आपने ज़हन में रखनी है कि ये गैस कौन सी है, रियल गैस है, नॉट एन आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस या आइडियल गैस की बात नहीं हो रही, कौन सी गैस की बात हो रही है, रियल गैस की। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि रियल गैस का जो बिहेवियर है वो आइडियल गैस के बिहेवियर से डिफरेंट है। सो व्हेन अ रियल गैस एट अ सर्टेन प्रेशर, व्हेन अ रियल गैस एट सर्टेन प्रेशर इज अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबेटिकली, जब एक रियल गैस जो है उसको एक खास प्रेशर के ऊपर एडियाबेटिकली क्या किया जाता है, इज अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबेटिकली, उसे एक्सपैंड किया जाता है एडियाबेटिकली थ्रू अ पोरस प्लग। पोरस प्लग ये समझ लें कि आपके पास एक प्लग है, या समझ लेंगे कि ये एक डिस्क सी है लेट से, जिसके अंदर जो है वो क्या है, पोर्स हैं, ये ऐसे हैं पोर्स हैं, और इन पोर्स को हम अपनी मर्जी से बंद कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे टूटी नहीं होती आपके पास कि आप टूटी को जो है वो अपनी मर्जी से आप पानी के बहाव को कंट्रोल कर लें, आप उसे खोल देंगे, पानी ज्यादा आ जाएगा, बंद कर देंगे, जैसे जैसे नीचे लाएंगे बंद करेंगे, पानी जो है वो उस फॉसेट से, फॉसेट समझते हैं ना, टूटी को कहते हैं, तो उस फॉसेट से या टूटी से या उस टैप से जो है वो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी नोजल को, नॉब को कंट्रोल करके। सो व्हेन अ रियल गैस at certain pressure is allowed to expand adiabatically through a porous plug, ठीक है, into a region of low pressure, into a region which is at low pressure. It is accompanied by cooling। यानी क्या मतलब है कि अगर किसी गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव किया जाए और उसे एक्सपैंड किया जाए एडियाबेटिकली, बात समझ में आ गई, तो इट कॉजेज कूलिंग, इट कॉजेज कूलिंग। लेकिन तमाम गैसेस ऐसा नहीं करती, तमाम रियल गैसेस जो हैं वो ऐसा नहीं करती। हाइड्रोजन और हीलियम का जो बिहेवियर है वो बाकी गैसेस से डिफरेंट है। दे शो हीटिंग इफेक्ट इन दिस प्रोसेस। सो व्हाट इज जॉल थॉमसन इफेक्ट, याद कर लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्या है कि व्हेन अ रियल गैस, कोई भी रियल गैस आप ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी आपके ज़हन में आती है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्या होगा कि व्हेन अ रियल गैस एट सर्टेन प्रेशर इज अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबेटिकली थ्रू अ पोरस प्लग, थ्रू अ पोरस प्लग इनटू अ रीजन of low pressure, it is accompanied by cooling or it causes cooling। अगर आप आसान अल्फाज में भी लिखना चाहें, नो प्रॉब्लम, it causes cooling except hydrogen and helium, they show heating effect by this process। So this effect is known as, or this process is known as Joule Thomson effect और Joule Kelvin effect। एक ही बात है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब आप ये देखें, फर्ज करें ये हमारे पास एक पाइप है, सिलेंडर कह लें, पाइप कह लें, एक ही बात है। और ये एक ऐसा पाइप है जिसकी जो वॉल्स हैं
हाईली इंसुलेटिंग है। क्या मतलब है? और ना सिर्फ वॉल्व बल्कि ये पिस्टन भी, ये पिस्टन हमने ले लिया, पिस्टन बी, दिस इज पिस्टन ए, ठीक है। और इस पाइप के दरमियान में हमने क्या किया हुआ है, एक आप समझ लें पोरस प्लग लगाया हुआ है, यानी ऐसा एक प्लग लगाया हुआ है जिसके अंदर होल्स हैं, ठीक है। आप इसको आसानी की खातिर ये समझ लें कि आपने यहां पर एक ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है जिसको आप अपनी, मतलब ये पाइप है, ये मेरे दोनों हाथों के दरमियान एक पाइप है, लेट से हमने एक ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है कि इसका आप अपनी मर्जी से ये इसे आप क्लोज कर लें, आगे हार्डल पैदा कर दें, तो इसका मतलब है कि आप गैस को रोक रहे हैं, फ्लो को रोक रहे हैं, पीछे कर लेंगे, इसका मतलब है फ्लो को आप कम रोक रहे हैं। बात समझ में आ गई? यानी फ्लो को आप कम रोक सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उस एरिया को बाय कंट्रोलिंग दिस नॉब, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास, अब फर्ज करें ये पिस्टन है जी, लेट्स से दिस पिस्टन ए, और दूसरी साइड पे जो है वो पिस्टन बी है। अब हम क्या करेंगे, यहां इसके अंदर गैस है, यहां पर लेट्स से कि हमने एक प्रेशर गेज लगाई हुई है, लेट्स से कि ये प्रेशर गेज है, ठीक है, मैनोमीटर है, ये जो भी है, यहां एक प्रेशर गेज है, यहां से प्रेशर आपने नोट किया हुआ कितना, P1, ठीक है। यहां पर एक थर्मामीटर लगा देंगे यहां, ठीक है, थर्मामीटर से, बात समझ में आ गई? लेकिन ये यहां कोई सुराख नहीं है, आप ये समझ लें, इंसुलेटर है ये मामला। यहां से जो टेम्परेचर नोट किया जा रहा है वो कितना है, T1, ये T1 टेम्परेचर है, ठीक है, और प्रेशर कितना है जी, P1। अब हम करेंगे क्या, करेंगे ये कि यहां पर, यहां ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, लेट्स से P1 प्रेशर के ऊपर, आप ये गैस को इस यहां पर सिलेंडर के ऊपर वर्क करेंगे। जब सिलेंडर के ऊपर वर्क होगा इसका मतलब है गैस के ऊपर वर्क होगा। बात समझ में आ गई? सिलेंडर को हम इधर, पिस्टन को इधर मूव करेंगे, सो यहां पर जो प्रेशर है, लेट्स से प्रेशर कितना है, इनिशियल प्रेशर कितना है, लेट्स से P1, वॉल्यूम यहां पर कितना है, V1, और यहां पर इस थर्मामीटर के जरिए से हमें टेम्परेचर कितना पता चल रहा है, T1। अब जब गैस के ऊपर आप वर्क करेंगे तो गैस फ्लो करेगी, किसके जरिए से ये फ्लो करेगी, ये लेट्स से कि ये पोरस प्लग है, ठीक है। या आप ऐसे समझ लें कि जैसे ये सिलेंडर है, आपने यहां पर ऐसे ना इसको ऐसे फ्लो को, पहले ये ऐसे था सारा, ये पिस्टन ऐसे है, लेट्स से यहां पर आपके पास आपने ऊपर से ये एक ब्लॉक है जिसको अंदर ऐसे धकेल दिया, इसका मतलब है फ्लो, अब जो फ्लूइड है या गैस है वो कितने हिस्से से फ्लो करेगी, अब ऐसे आगे तो नहीं जा सकती ना, ऐसे आ जाएगी, ऐसे और नीचे कर दें तो एरिया और कम हो गया ये ऐसे। अब जॉल और थॉमसन ने ये कहा कि जब आपने ये गैस के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट किया है, उस जहां से जो फ्लो है उसको रोकने की कोशिश की है, बल्कि रोका है, तो ये जो स्ट्रीम लाइंस हैं ये करीब करीब आई हैं, करीब करीब आई हैं, या उस हर्डल से टकराई हैं, तो टकराने की वजह से क्या हुआ है, फ्रिक्शन पैदा हुई है। वो फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन आपने बढ़ा दी ना, उस फ्रिक्शन की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इन्होंने अपनी एनर्जी को लूज किया। एनर्जी लूज करने की वजह से उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल करते हैं प्रेशर एनर्जी। आपने शायद बर्नौली इक्वेशन में पढ़ा भी हो कि जो प्रेशर हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस पी, तो वो जो प्रेशर एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी। तो प्रेशर एनर्जी कम होने की वजह से जब ये फ्लूइड यहां से पास करके इस रीजन में आएगा तो उसका जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाएगा। कितना प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, फर्ज कर लें इधर कितना प्रेशर हो गया P2, यहां पर भी गेज लगा दें, हमें प्रेशर का पता चल जाएगा। यहां टेम्परेचर लगा दें, थर्मामीटर लगा दें, टेम्परेचर का भी पता चल जाएगा। यहां टेम्परेचर कितना नोट करेंगे हम T2, यहां पर प्रेशर कितना है P2। बात समझ में आई? दोबारा सुनो जरा कि यहां पर गैस को आपने क्या किया, वर्क किया उसके ऊपर, उसको पास करवाया किससे, एक पोरस प्लग से, हर्डल से। उसके नतीजे में क्या हुआ, गैस मॉलिक्यूल उस हर्डल से टकराए, फ्रिक्शन की वजह से उन्होंने एनर्जी लूज की। एनर्जी लूज करने से प्रेशर एनर्जी कम हुई,
प्रेशर एनर्जी कम होने से प्रेशर ड्रॉप हो। इसका मतलब है ये जो P2 है ये P1 से कम है, यानी प्रेशर जो है वो लो हो गया। समझ आ गई बात? अब यहां से इट मींस जब प्रेशर यहां लो हुआ है, बात समझ में आ गई? तो यहां पर जो टेम्परेचर है उसको क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर कम भी हो सकता है, बात समझ में आ गई? और टेम्परेचर कांस्टेंट भी रह सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, समझ आ गई बात? अब किन गैसों के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, किन के लिए टेम्परेचर कम होगा, किन के लिए जो है वो टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी हम बात करते हैं। लेकिन ये जो है वो रियल गैसेस की अगर हम बात करें तो उनका टेम्परेचर या तो कम होगा या बढ़ेगा, लेकिन अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। अब इसकी ये सारी बातों की हमने डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि व्हाट इज जोल थॉमसन इफेक्ट। सो व्हाट इज जोल थॉमसन इफेक्ट? कि अब जब किसी गैस को अलाउ करते हैं, एक्सपैंड, व्हेन अ गैस एक्सपैंड्स adiabatically and it passes from a region of high pressure to low pressure, तो क्या होगा? कूलिंग पैदा होगी ज्यादातर गैसेस के अंदर, या उनका टेम्परेचर चेंज होगा। अगर आप कूलिंग का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो, यानी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। दिस इफेक्ट इज नोन एज जोल थॉमसन इफेक्ट। अब हम इस आगे इसको लेकर चलते हैं। फर्ज करें आपने जब पिस्टन के ऊपर, यहां पर पिस्टन को मूव किया किस प्रेशर के ऊपर? P1 प्रेशर के ऊपर, तो इसका मतलब आपने गैस के ऊपर वर्क किया। सो व्हाट इज द वर्क डन? द वर्क डन ऑन द गैस इन पिस्टन नंबर A पर, ऑन द गैस कितना आ गया? P1 V1। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू वर्क डन। सो वर्क डन ऑन द गैस P1 V1, और इसके नतीजे में क्या हुआ? जब गैस यहां आई तो ये जो गैस है, गैस ने इस पिस्टन के ऊपर वर्क किया किस प्रेशर पर? एज प्रेशर P2। तो इसका मतलब है ये यहां वाले पिस्टन को आगे मूव कर देगी। तो इसका मतलब है यहां पिस्टन को आप मूव कर रहे हैं, यहां पर गैस पिस्टन को आगे की तरफ मूव कर रही। तो इसका मतलब ये हुआ द वर्क डन बाय द गैस एट पिस्टन बी, तो क्या होगा बताओ? वो क्या होगा जी? P2 V2। व्हाट इज द नेट वर्क डन? नेट वर्क डन क्या आ गया जी? P2 फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन। दिस इज द नेट वर्क डन। नाउ बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, now by first law of thermodynamics, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक क्या होता है बताएं जी? dq इज इक्वल टू du प्लस dw। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब चूंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, कोई बाहर से हीट ना हम दे रहे हैं ना ले रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस dq इज इक्वल टू 0। तो बात क्या रहेगा? du प्लस dw इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है यहां पर अगर टेम्परेचर T1 है, इधर गैस का टेम्परेचर अगर T2 है, इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। सो इफ वी से दैट हियर इज इंटरनल एनर्जी, इज इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज U1 और फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी है? U2। तो फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? U2 माइनस U1 प्लस ये जो वर्क आपने नेट वर्क डन ये किया, क्या आ गया? P2 V2 माइनस P1 V1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ, इसको यूं लिख सकते हैं, अगर हम ये U1 और P1 V1 को इधर ले जाएं तो क्या बनेगा? U1 प्लस P1 V1 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। बात समझ में आ गई? अच्छा, इस फंक्शन को, ये इसको हम एक
एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन डिफाइन करेंगे विच इज कॉल्ड एंथैल्पी। H इज इक्वल टू P प्लस U प्लस इंटरनल एनर्जी प्लस PV प्लस वर्क डन। समझ, इसके ऊपर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो 3-4 फंक्शंस हैं, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, गिब्स फंक्शन और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। इसके बारे में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट एक मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, आपके जो बेसिक इनके बारे में जो डिफरेंस हैं और बेसिक जो मामला हैं, और उसमें आपको ये बताएंगे कि इंथैल्पी और हीट में जो है वो क्या फर्क है। फिलहाल अभी आप ये समझ लें कि इंथैल्पी इज अ फंक्शन विच इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी, इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी। क्लियर है जी? तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्या होगी, इनिशियल इंथैल्पी होगी, ये क्या बन गया जी, फाइनल इंथैल्पी। सब क्लियर होगी बात? इसका मतलब है कि इनिशियल इंथैल्पी जो है वो फाइनल इंथैल्पी के बराबर है यहां पर, यानी जो जॉल थॉमसन इफेक्ट है उसमें इंथैल्पी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, नो चेंज इन इंथैल्पी। इसलिए जॉल थॉमसन इफेक्ट को हम कहते हैं, इसका जो नाम है वो है, क्या नाम है जी, नंबर 1, इसे हम कहते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। दिस इज ऑल्सो नोन एज आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें इंथैल्पी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। नंबर 1। नंबर 2, अच्छा, इस प्रोसेस को हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस भी कहते हैं। थ्रॉटल का मतलब है कि आप किस फ्लो हो रहा है उसको क्या कर दें, रिस्ट्रिक्ट कर दें, अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर दें। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रॉटलिंग प्रोसेस। पहला नाम क्या है इसका, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें इंट्रोपी जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस, इसको हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये देखो, चूंकि जब फ्लूइड यहां से मूव करेगा, यहां फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगी। जब इस थ्रॉटल में से, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में से, पोरस प्लग में से फ्लूइड मूव करेगा, फ्रिक्शन पैदा हुई ना, फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगी। और आपको पता है कि जहां फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाए वो जो प्रोसेस होता है, इट इज हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो थ्रॉटलिंग, ये जो जॉल थॉमसन इफेक्ट है, ये जॉल थॉमसन इफेक्ट जो है, इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। सो ये सारा यहां पर ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो जॉल थॉमसन इफेक्ट है, इट इज आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, that means enthalpy remains constant. What is enthalpy? It is a heat content of the system, or it is a sum of internal energy and pressure, product of pressure and volume. So it is also a throttling process. It is a irreversible process because friction is involved. क्लियर होगी बात जी? अच्छा, अब हम आगे थोड़ा सा इसमें चलते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं और थोड़ा सा उस ग्राफ को डिस्कस करेंगे और फिर हम जॉल थॉमसन कोफिशिएंट को ड्राइव करेंगे। अब इसमें ये मैं मिटाने लगा हूं जी। ग्राफ जो है अब हम कैसे बनाते हैं, ये देखें जी, ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हमने जो है ना वो देखना है। ये देखें, ये वाला जो फैक्टर है P1 V1, और इसको हम रखते हैं कांस्टेंट, इसको नहीं छेड़ना। यानी यहां पर आपने गैस के ऊपर जो वर्क करना है एट कांस्टेंट प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, तो आपने इस P1 को क्या रखना है जी, कांस्टेंट। इसका मतलब है अगर यहां वाले मामलात आप कांस्टेंट रखते हैं, यहां वाले जो मामलात हैं वो कांस्टेंट रखते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारी इंथैल्पी है, जितनी इंथैल्पी इधर है उतनी इंथैल्पी इधर है, जितनी इस साइड पर है उतनी इस साइड पर है।
इंथैल्पी को कुछ नहीं होना। अब हम क्या चेंज करना है, यहां पर ये वाला हिस्सा आपने क्या रखना है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब इधर इंथैल्पी क्या रहेगी, कांस्टेंट। लेकिन अब चेंज क्या करना है, चेंज हमने ये करना है यहां वाला मामला, यानी ये जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया यानी आपकी जो टूटी है, बात समझ लें, उस टूटी को आप नॉब को घुमाना है, क्या होगी, टूटी ऐसे बंद होगी अपनी मर्जी से, आहिस्ता आहिस्ता बंद करेंगे, ठीक है, फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उससे क्या होगा, ये P2 की वैल्यू चेंज होती जाएगी। P2 की वैल्यू चेंज होगी, इसका मतलब है P1 और P2 के दरमियान डिफरेंस, मैं मिसाल देने लगा हूं आपको, यानी इधर फर्ज करें प्रेशर है 100 बार, मैं वैसे मिसाल दी है, घबराना नहीं इसमें, ठीक है। कितना प्रेशर है जी, 100 बार, ठीक है। अब पहले प्रेशर कितना था, अगर आपने एरिया कम रिस्ट्रिक्ट किया है तो इधर प्रेशर कितना था, लेट्स से के 10 बार, लेट्स से, ठीक है, बात समझ, चलो 60 बार लेट्स से, प्रेशर डिफरेंस कितना हुआ, 40। अच्छा, अब क्या होगा, देखो अब आपने एरिया ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, प्रेशर ड्रॉप हो गया और ड्रॉप हो गया, यानी 40 बार हो गया। अब प्रेशर डिफरेंस कितना हो गया, 60। तो जितना प्रेशर डिफरेंस ज्यादा क्रिएट होगा उतना टेम्परेचर ज्यादा चेंज होगा, या दूसरे लफ्जों में अगर कूलिंग पैदा हो रही है तो उतनी ज्यादा कूलिंग होगी। सो वी कैन कंट्रोल द कूलिंग बाय कंट्रोलिंग द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दिस पोरस प्लग, बिटवीन दिस नॉब, जो हम जिस यहां आप फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अब इसी चीज को, इसका मतलब है P1 को आप क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट। बात समझ में आई, क्या चीज चेंज हो रही है, P2, और इस सारे प्रोसेस में इंथैल्पी क्या रह रही है, कांस्टेंट। तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान, टेम्परेचर इज अलोंग वाई एक्सिस, टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वो जो ग्राफ है वो हमारा ये ग्राफ है, तकरीबन ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ पे जरा गौर करो, इस पूरे ग्राफ में इंथैल्पी क्या रह रही है, कांस्टेंट। ये जो बेसिकली आप प्रेशर को क्या कर रहे हैं, प्रेशर, इधर जो प्रेशर है ये P2 की वैल्यूज हैं, इस सारे हिस्से में जो आपका इनिशियल प्रेशर है वो कांस्टेंट है, यानी P1 आपने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट। आपने प्रेशर P2 जो है, P2 को क्या किया, कम किया, कम करते गए एक खास यहां तक जो है वो टेम्परेचर बढ़ता गया, और यहां से आगे क्या होना शुरू हो गया, टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया। फर्ज करें, मैं मिसाल देने लगा हूं आपको कि ये फर्ज करें आपका इनिशियल टेम्परेचर है, लेट्स से P1 है, लेट्स से ये आपका है P2, ये प्रेशर डिफरेंस ये है। जब प्रेशर डिफरेंस ये है तो इस ग्राफ के ऊपर देखें टेम्परेचर डिफरेंस ये आ गया। अगर प्रेशर डिफरेंस आप बढ़ा दें, इस P2 को यहां ले आए, प्रेशर डिफरेंस बढ़ा, टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ गया। यही मैं आपको कह रहा हूं कि जो टेम्परेचर, जो कूलिंग है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस। अच्छा, अब यह जरा गौर करें, अगर यहां हम इस ग्राफ की स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ क्या बनेगी बताओ, चेंज इन T ओवर चेंज इन P, चेंज इन राइज ओवर रन ही होता है ना स्लोप आम अल्फाज में। इस सारे प्रोसेस में इंथैल्पी को क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट। सो दिस स्लोप इज नोन एज जॉल-थॉमसन कोफिशिएंट, जॉल-थॉमसन कोफिशिएंट। अब जरा गौर करना जरा बेटा, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर। अभी बताते हैं क्यों कह रहे हैं। अच्छा, अब ये देखो, यहां से इस पॉइंट से जरा गौर करना, इस पॉइंट, इसने वाले हिस्से में क्या है, हर पॉइंट पर स्लोप क्या है, स्लोप क्या आ रही है जी, पॉजिटिव आ रही है। इस हिस्से में स्लोप क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है।
इसका मतलब है इस हिस्से में म्यू जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इस हिस्से में है स्लोप क्या आ गई, नेगेटिव। स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, बताएं जी। टेम्परेचर बढ़ रहा है, बात समझ में आ गया। इधर से इधर जाए तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। तो यहां स्लोप क्या है, पॉजिटिव, यहां स्लोप क्या है, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव मींस म्यू नेगेटिव। अच्छा, अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव के भी मीनिंग्स हैं। क्या मीनिंग्स है, जरा गौर करें। देखो, इस बात को जरा गौर करना है। यानी जो म्यू है वो क्या है, डेल्टा टी ओवर डेल्टा पी। आपका ये जो डेल्टा पी है ये क्या है, ये है जी P2 माइनस P1। अब मुझे बताएं P2 माइनस P1 सॉरी जी, P2 माइनस P1 क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है। बताओ, P2 छोटा है, P1 क्या है, ज्यादा। तो P2 माइनस P1 क्या आया, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। इसका मतलब है ये आ गया नेगेटिव। इट मींस के नीचे वाला हिस्सा जो है वो नेगेटिव है। अब जरा गौर करो, डेल्टा टी क्या होगा। अगर तो टेम्परेचर में कमी हो गई तो इसका मतलब है डेल्टा टी भी नेगेटिव आ जाएगा। डेल्टा टी भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब है अगर इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव तो म्यू क्या आ गया, पॉजिटिव। इसका मतलब यह हुआ कि अगर म्यू जो है वो पॉजिटिव आया, इसका मतलब है कूलिंग होगी। इसका मतलब क्या हुआ, कूलिंग होगी। और अगर डेल्टा टी या म्यू नेगेटिव आ गया, ये तो है ही नेगेटिव, और अगर टेम्परेचर में हो गया इजाफा तो डेल्टा टी क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव ओवर नेगेटिव, नेगेटिव। तो इसका मतलब यह हुआ किस हिस्से में फिर म्यू नेगेटिव है, इस हिस्से में। तो जहां म्यू नेगेटिव है इट मींस टेम्परेचर में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। इसका मतलब है इधर क्या होगा, हीटिंग। ये हीटिंग रीजन आ गया, ये वाला रीजन जो है वो क्या आ गया, कूलिंग रीजन आ गया। दिस इज कॉल्ड कूलिंग रीजन, दिस इज कॉल्ड हीटिंग रीजन। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा था, ये P1 हमने यहां क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट। ये वाला हिस्सा क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट। किसको चेंज कर रहे थे, ये थ्रॉटलिंग को, नॉब को कंट्रोल कम या ज्यादा कर रहे थे ना। अब हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। बात समझ में आ गई। यानी आप समझ लें कि नई प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। इनिशियल स्टेट को चेंज कर दिया, जाहिर सी बात है फाइनल स्टेट भी चेंज हो गई, यानी एक नई इंथैल्पी आ गई। क्या आ गई जी, यानी आपने बेटा ये वाला हिस्सा जो है ना, इनिशियल U1 P1 V1 ये चेंज कर दिया, चेंज किया तो इंथैल्पी चेंज हो गई। अब क्या होगा, अगर इधर वाली इंथैल्पी आपने चेंज की है तो इधर वाली इंथैल्पी भी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब वही प्रोसेस दोबारा फिर किया, इस इतने वाले हिस्से को कांस्टेंट रख के। ये बेटा एक ग्राफ आया ना, अब दूसरा ग्राफ, मैंने कहा ये वाला हिस्सा चेंज कर दें। अब इसको जो चेंज कर दिया है उसको रखें कांस्टेंट। थ्रॉटलिंग, ये नॉब को चेंज कम या ज्यादा करें, बात समझ में आ गई। एक नया ग्राफ आ जाएगा, वो ग्राफ जो है वो ये आ गया। फिर इसमें भी इंथैल्पी कांस्टेंट है सारे हिस्से में, फिर एक और आ गया। तो ये सारे जो है ग्राफ हमारे बनते चले जाएंगे। इनका जो हमारे पास ये ऐसे हाई टेम्परेचर आएगा, इसको हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मैं एक दूसरे कलर से कर देता हूं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे, ये ऐसे आती है, इधर भी कोई ग्राफ आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इन तमाम पॉइंट्स को क्या कहते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर। और ये जो लाइन है इसे कहते हैं, ये जो कर्व सी बन गई है, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन कर्व। इसे क्या बोलते हैं जी, इन्वर्जन कर्व। इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, उलट जाना। इसका मतलब है इस कर्व से इधर जाएंगे तो हीटिंग, इस कर्व से इधर आएंगे तो कूलिंग, यानी टेम्परेचर उलट जाएगा। पहले टेम्परेचर बढ़ रहा था, फिर टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज कूलिंग, हीटिंग रीजन, दिस इज कूलिंग रीजन। और इन पॉइंट्स के ऊपर क्या है बताओ जी, स्लोप क्या है, जीरो।
इसका मतलब है इन्वर्जन लाइन के ऊपर जो जॉल थॉमसन कोफिशिएंट है, विच इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ एट एनी पॉइंट, जॉल थॉमसन कोफिशिएंट एट दिस इन्वर्जन लाइन इज इक्वल टू जीरो। और दूसरी बात, जहां ये जो जॉल थॉमसन कोफिशिएंट जो है, अगर वो नेगेटिव है, इसका मतलब है द गैस विल शो हीटिंग इफेक्ट, अगर पॉजिटिव है तो गैस विल शो कूलिंग इफेक्ट। सो इस रीजन में जो जॉल थॉमसन कोफिशिएंट है वो क्या आता है? पॉजिटिव। इस रीजन में क्या आता है? नेगेटिव। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हम ये जॉल थॉमसन कोफिशिएंट जो है ये मैथमेटिकली ड्राइव करते हैं, तो मैथमेटिकली ड्राइव कर देते हैं जी, कोई मसला नहीं है ऐसा। ये ग्राफ समझ में आ गया, इनको अब मैं मिटाने लगा हूं, ठीक है जी। अब इसमें नेक्स्ट देखें जी, जॉल थॉमसन कोफिशिएंट, हेडिंग दे लें जी, जॉल थॉमसन कोफिशिएंट, ठीक है। जॉल थॉमसन कोफिशिएंट, इसकी हम डेरिवेशन अब करते हैं। उसको देखो जी, हमें पता है, क्या पता है जी? H इज इक्वल टू, नो H इज इक्वल टू P प्लस U प्लस PV। इसका बेटा डिफरेंशियल लें तो DH इज इक्वल टू DU, ये प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाएं, क्या बनेगा? P dV प्लस, बताएं जी, बात समझ में आ गई? P dV प्लस V dP। कोई मसला तो नहीं है मसला? कोई मसला नहीं है। अच्छा, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम ये वाला जो है, ये वाला इतने हिस्से को क्या लिख सकते हैं? एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो क्या लिखा जा सकता है? बताओ जी। DH इज इक्वल टू, ये क्या आ गया? DQ प्लस VdP। कोई मसला तो नहीं? क्या है मसला? अच्छा, अब एंट्रोपी वाला एक फार्मूला हमें पता है, क्या पता बोला? कि DS चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू DQ ओवर T। तो अगर मैं इसको यूं लिख लूं, TDS इज इक्वल टू DQ, तो हमारे पास ये वाला हिस्सा क्या बन गया? DH इज इक्वल टू TDS प्लस VdP। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। इक्वेशंस को हमने इधर उधर किया, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। अब फर्ज कर लें, लेट जो एंट्रोपी है वो हमारी फंक्शन है किसका? टेम्परेचर और प्रेशर का। लेट्स से कि टेम्परेचर के चेंज करने से, प्रेशर के चेंज करने से एंट्रोपी जो है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल लें जी, क्या बनेगा? DS इज इक्वल टू पार्शियल T, ये मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला लगाने लगा हूं, डेल्टा T ओवर डेल्टा S ओवर डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर। बात समझ में आ गई? प्लस सॉरी DT भी आएगा, प्लस पार्शियल S ओवर पार्शियल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बात क्लियर होगी? ये डिफरेंशियल ले लिया बेटा एक फंक्शन को, अगर वो एक फंक्शन दो वेरिएबल पर मुश्तमिल है तो इसका बारी बारी उस फंक्शन को इन वेरिएबल्स के साथ क्या कर लें? डिफरेंशिएट कर लें। DP भी आएगा साथ, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है, ठीक है। अब इस DS की वैल्यू यहां पुट कर दें, इस DS की वैल्यू यहां पुट करें तो क्या बनेगा? DH इज इक्वल टू, लिमिट इधर पुट करें, DS की वैल्यू ये वाली करें जी, T पार्शियल S ओवर पार्शियल T, ये बात समझ में आ गई? DS की वैल्यू पुट करने लगे इन प्रेशर DT प्लस करली S ओवर करली P। बात समझ में आ गई? एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू DP ले जी, ये T ये DS की वैल्यू सारी आ गई, प्लस ये वाला लिख दें VdP। अच्छा, अब
मैं ये टी से मल्टीप्लाई करने लगा, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, कोई मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये टी जो है, ये टी जो था इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां पर देखें, जरा गौर करना आपने, यहां पर ये जो फार्मूला मैंने लिखा है, इसको बेटा देखो, इसको अगर इसका डिफरेंशिएट कर लें, अगर फर्ज कर लें टी डी एस ओवर डी टी लेट से इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? जरा दोबारा देखते हैं, इधर देखो, जरा दोबारा देखो। आपको पता है डी क्यू जो है वो किसके इक्वल होता है? एन सी डेल्टा टी या डी टी, ये आप लिख सकते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट में लिखा जा सकता है कि हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। चलेंगे, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे और नंबर ऑफ मोल्स 1 हो तो ये क्या बन गया? सीपी डेल्टा टी। ये डेल्टा की जगह पर डी लगा दिया, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम है? इसका मतलब है डी क्यू ओवर डी टी, डी क्यू ओवर डी टी किसके बराबर आ गया? सीपी। बात समझ में आ गई? डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू सीपी। तो यहां पर आप मुझे ये बताएं, यहां पर ये देखो, यहां पर दोबारा देखो कि हमारे पास सीपी 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 इंटू डी टी किसके बराबर आ रहा है? डी क्यू। तो यहां पर लिख सकते हैं, इसका मतलब है ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला इतना हिस्सा, दोबारा जरा क्लियर कर लो, इतना जो हिस्सा है ये किसके बराबर बन रहा है? सीपी के बराबर बन रहा है। क्यों जी बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। टी इंटू पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी। दोबारा देखो, दोबारा बना देता हूं, ये देखो जी, कोई मसला नहीं है सर, तसल्ली से कर लो। दोबारा देखें जी, इसमें बेटा देखो हमारे पास डी क्यू इज इक्वल टू सी पी डी टी इज इक्वल टू टी डी एस लिखा जा सकता है। क्यों सर, कोई मसला तो नहीं है? यानी ये डी क्यू को हमने क्या लिख लिया? टी डी एस लिखा था ना, यहां पर भी तो लिखा था। अब हम क्या करते हैं, डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू सी पी, डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू सी पी, या इसको भी तो डी एस ओवर डी टी लिखा जा सकता है। दोनों तरफ डी टी से आप समझ लें, डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। तो इसका मतलब क्या हुआ? टी इंटू डी एस ओवर डी टी, टी इंटू डी एस ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, या ये टी इंटू पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, चूंकि सीपी है। तो इसका मतलब है ये किसके बराबर आ गया? सीपी के बराबर आ गया कि नहीं? तो समझ आई ना, मैथमेटिक्स ही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसी चीज को हमने, इस चीज को क्या लिख लिया? सीपी, सीपी इंटू डी टी प्लस, अच्छा यहां पर हम ये टी वैसे लिखा है, यहां पर एक मैक्सवेल्स रिलेशन हमने इस्तेमाल करना है। और वो जो मैक्सवेल रिलेशन है ना, वो 4 रिलेशन है हमारे पास थर्मोडायनामिक्स के अंदर, 4 रिलेशन है। वो 4 रिलेशन जो है वो, उनमें से जो मैक्सवेल 4th रिलेशन है वो ये है, बाय यूजिंग मैक्सवेल 4th रिलेशन, 4th रिलेशन वो क्या है जी? वो ये है पार्शियल एस ओवर पार्शियल, ये जरा देख लें, पार्शियल एस ओवर पार्शियल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी इनटू पी। ये एक मेरा एक लेक्चर आएगा इंशाल्लाह, जिसपे जो थर्मोडायनेमिक्स की जो टीडीएस इक्वेशंस हैं और जो मैक्सवेल रिलेशंस हैं उसके ऊपर होगा। ये मैं आप नॉलेज के लिए, आप लोगों के लिए, चूंकि जो केमिस्ट्री वाले लोग हैं और मैथमेटिक्स वाले जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उनके सिलेबस में तो ये नहीं है, लेकिन जो वैसे जनरल फिजिक्स के लोग हैं उनके सिलेबस में वो शामिल है, तो उनके लिए मैं
ये इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। अभी आप फिलहाल ये एक रिलेशन याद कर लें, दिस इज द मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन। तो इस रिलेशन को जरा इस्तेमाल करें, डेल्टा एस ओवर डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, यहां पर क्या लगा देंगे माइनस, तो ये बेटा हो जाएगा माइनस टी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ आ गई बात? इनटू डीपी प्लस वी डीपी। कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला नहीं है। अब ये देखें, यहां पर आपको पता है कि ये जो प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है? कौन सा प्रोसेस है जी? आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। इसका मतलब है डीएच मींस कांस्टेंट, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया? जीरो। क्या हो गया जी? जीरो। तो यहां से इसको कर देते हैं जीरो, ठीक है, ये सारा वैसे का वैसे आ जाएगा। अब मैं देखो क्या करने लगा हूं, यहां से आप ये देखें क्या कर लेंगे, इसको बेटा क्या कर लेंगे जी, कॉमन ले लेंगे डीपी को। डीपी को क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेते हैं। अब इसको ऐसे कर लें जी, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। इन दोनों चीजों को आप उठा के कर लें, या सीपीडीटी, इधर देखो जरा, अब आप इसको इधर लेंगे तो ये क्या हो गया? ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो क्या बन गया? वीडीपी माइनस टी पार्शियल वी ओवर, 1 मिनट जरा, चूंकि शायद इधर नजर ना आ रहा हो, मैं थोड़ा सा और इधर आ जाता हूं। CPDT इज इक्वल टू VDP माइनस टी, ये इधर आके बेटा क्या हो गया? माइनस हो गया, ये प्लस हो, ठीक है। चलें ऐसे कर लेते, ठीक है, ये इधर आके प्लस और ये माइनस, ठीक। तो हमारे पास क्या बन गया जी? टी पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर डीपी माइनस वी डीपी। कोई मसला तो नहीं है सर? अब यहां से आप डीपी कॉमन लेके इधर ले आए तो क्या बनेगा? सीपी डी टी ओवर डीपी इज इक्वल टू टी पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी। डीपी कॉमन ले लिया, इधर ले आए। अब सीपी उधर ले जाए तो डी टी ओवर डीपी इज इक्वल टू 1 ओवर सीपी टी पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी माइनस वी। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब डी टी ओवर डीपी एट कांस्टेंट एंथैल्पी जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एट कांस्टेंट एंथैल्पी, दिस इज म्यू। तो म्यू क्या आ गया जी? 1 ओवर सीपी टी पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी माइनस वी। दिस इज द जॉल थॉमसन कोफिशिएंट। अब यहां से आप देखिए, जरा गौर करें, ये जो जॉल थॉमसन कोफिशिएंट है, इसमें इसको मैं ये सारा मिटाने लगा हूं। व्हाट इज जॉल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैसेस? अब हम आइडियल गैसेस की जरा बात करने लगे। फॉर आइडियल गैसेस, ये देखो, फॉर आइडियल गैसेस, ठीक है, अगर कहा जाए फॉर आइडियल गैसेस और परफेक्ट गैसेस व्हाट इज द जॉल थॉमसन कोफिशिएंट, उसमें देखो बेटा कि हमारे पास पीवी किसकी इक्वल होता है? nRT। अगर N1 है तो क्या आ गया? RT। बात समझ में आ गई? यहां से V किसके बराबर आ गया? RT। अच्छा, ये जो मामला है ये वाला एट कांस्टेंट प्रेशर, ये याद रखना है, ठीक है, ये वाला, ये P बीच में, यानी इट इज डन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या बन गया जी? P। क्लियर है? अगर यहां पर आप पार्शियल V ओवर पार्शियल T
लें, इसका डेरिवेटिव लें एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब है प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो आर ओवर पी जो है, पी अगर कांस्टेंट है तो क्या आ गया, आर ओवर पी। कोई मसला तो नहीं। अब इसकी वैल्यू पुट करो जरा, म्यू हमारा पास क्या आ गया, इस पार्शियल इसकी वैल्यू पुट करो जी, क्या बनेगा, म्यू इज इक्वल टू 1 ओवर सी पी इंटू टी, आर ओवर पी है, यानी आप समझ लें कि आर टी ओवर पी आ गया, माइनस वी। ऊपर वाली इक्वेशन से जरा देखें, आर टी ओवर पी इज इक्वल टू वी, आर टी ओवर पी इज इक्वल टू वी, इसका मतलब है ये भी क्या आ गया, वी, तो वी माइनस वी जीरो, तो इसका मतलब है ये इससे कट गया। तो व्हाट इज जॉल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर आइडियल गैसेस इज इक्वल टू जीरो। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बात है, हमने शुरू में चूंकि ये जो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस में हमने लिखा था कि U1 प्लस P1 V1 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2 फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो क्या करती है, बॉयल्स लॉ को ओबे करती है। इसका मतलब है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 फॉर आइडियल गैस, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इसका मतलब है P1 V1 ये बराबर आ गया, ये कट गया, इसका मतलब है U1 इज इक्वल टू U2। तो जो आइडियल गैस है उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर। इसका मतलब है T1 किसके बराबर आ गया, T2। इट मींस कि जो रियल आइडियल गैसेस हैं उनका इस थ्रॉटलिंग प्रोसेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। नो चेंज इन टेम्परेचर फॉर परफेक्ट गैस और आइडियल गैस। समझ आ गई बात। तो टेम्परेचर के टेम्परेचर चेंज किन में होता है, फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैसेस। तो रियल गैसेस को आप जब एडियाबैटिकली एक्सपैंड करते हैं तो उनका टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। बढ़ेगा किनका, बढ़ेगा किनका, हीलियम और हाइड्रोजन का। बात समझ में आ गई। और कम किनका होगा, बाकी तमाम गैसेस का। क्लियर है जी। आई होप के आपको जॉल थॉमसन इफेक्ट, टी और पी के दरमियान ग्राफ और फिर जॉल थॉमसन कोएफिशिएंट के बारे में समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।